जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 11th के लीगल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो इस चैप्टर में आपको दिखेगा स्टूडेंट्स कि पहले फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है अकॉर्डिंग टू द बुक, जो लीगल स्टडीज़ की सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो बुक है। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है। बट यहाँ पे लूप होल ये है कि जब तक आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझने में उतनी आसानी नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग कि बुक में गलत दिया है, बट ये एक तरीका है जो मैंने डेवलप किया इतने सालों में। मैंने समझा कि बच्चों को कैसे समझाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टॉपिक है उस चैप्टर का, लेकिन उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक जो आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इसमें हम क्या समझेंगे, सबसे पहले आप इसके बेसिक्स समझ लीजिए। जैसे हमने बचपन में साइंस में पढ़ा हुआ है ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम उसमें पढ़ते हैं आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि बॉडी पूरी सिस्टम है, उसको चलाने के लिए कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट एक सिस्टम है, ठीक है। गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो कि एक स्टेट को चलाती है। स्टेट मतलब आप याद रखिएगा, स्टेट मतलब पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, सबको मिला के स्टेट बनता है, राइट। और उसका सबसे चार जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें गवर्नमेंट जो पार्ट है वो उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है और उस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नटशेल में समझ लें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए गवर्नमेंट के पार्ट्स को हम बांटते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और जुडिशरी, ठीक है। हाँ, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली इस तरह बांटे गए हैं। इनका एक वर्टिकल भी होता है जो आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे क्या है, वहां ऊपर से नीचे पावर्स घटती जाती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर घटती नहीं है किसी की भी, ये सभी एक ही लेवल पे काम करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या डिस्कसिंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए एक एक करके पहले इनको समझ लेते हैं। पहले एक नटशेल में समझेंगे कि ये हैं क्या, उसके बाद एक एक करके उनको हम एक एक को पकड़ेंगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि क्या ये होते हैं, क्या ये होते हैं और क्या ये होते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मतलब ये किस वर्ड से बना है, आप लोग अपना नोट्स वगैरह लेकर रेडी रहिएगा, चीजें नोट करते चलिए। लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट करना मतलब होता है बनाना या मेकिंग लॉज, मेकिंग लॉज फॉर गवर्निंग स्टेट, या लोगों को गवर्न करने के लिए लॉज बनाना। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और आसानी के सिर्फ यही काम है। ये भी समझने के लिए कि तीन पार्ट्स बांटे गए हैं, ये किस बेसिस पे बांटे गए हैं। तो मेकिंग लॉज, लॉज बनाना, लेजिस्लेट करना काम है लेजिस्लेटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, सिंपल सी बात है, इंप्लीमेंटिंग लॉज, जो लॉज बनते हैं लेजिस्लेटिव द्वारा या पहले से बने हुए हैं उनको इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है जुडिकेट करना। एडजुडिकेट करना मतलब इनका दो काम होता है। पहला ये क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब रिव्यू क्या करते हैं ये, एक तो ये रिव्यू करते हैं कि जो लॉज इनने बनाए हैं ये सही हैं या गलत हैं, ठीक। और बेसिस क्या है इनके सही गलत चूज करने का, ये किस बेसिस पे होता है, इसका बेसिस है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है ये हम किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। बट अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी देश की रूल बुक है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको ये लॉ फुलफिल करता है या नहीं करता है।
अगर करता है बहुत अच्छी बात है, रिव्यू में अगर पाया जुडिशरी ने कि करता है, लॉ को पास करिए। नहीं करता है तो अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं कि इसमें ये चीजें आपने गलत करी हैं, इसको या तो सही करिए या लॉ को ही फिर से बनाइए, जैसा भी इनको कंफर्टेबल होता है लेजिस्लेटिव को। ठीक है। दूसरा ये रिव्यू करते हैं एग्जीक्यूटिव के कामों को कि जो लॉज बने हैं इनको इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं ये सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन से सिटीजन्स जो डायरेक्टली कंसर्न है वो एग्जीक्यूशन से कंसर्न है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जुडिशरी ये भी करता है। ठीक, रिव्यू करता है दो चीजों को। दूसरा इसका काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस प्रोवाइड करना जो आप आम बोलचाल में समझते हैं कि जुडिशरी मतलब कोर्ट कचहरी, जहाँ पे न्याय व्यवस्था देखी जाती है। तो किसी के साथ गलत हुआ तो उसको सही करवाना और जिसने गलत किया उसको सजा देना। ठीक है, तो ये आपका एक नटशेल में ये फंक्शंस हैं जो कि आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको आई वो क्लियर हो गया है। तो हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेजिस्लेटिव को। सबसे पहले हम इसमें अब लेजिस्लेटिव को पकड़ेंगे। लेजिस्लेटिव, देखिए अब एक चीज आप समझिए, लेजिस्लेटिव, हाँ, सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपके सेंट्रल लेवल पे भी काम करते हैं और स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं। पहली चीज आपके बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं लिख लीजिए आप अपने नोट्स में स्टार मार्क लगा के, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो डिवीजन है ये दोनों लेवल पे है, सेंट्रल पे भी है और स्टेट पे भी है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव विंग जो होती है गवर्नमेंट की, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यूएसए में इसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे इसको क्या कहते हैं, असेंबली कहते हैं। हमारे इंडिया में इसका नाम है पार्लियामेंट। हमारे इंडिया में इसका नाम है पार्लियामेंट। हिंदी में उसको संसद कहते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में संसद भवन हमारा, या संसद। अब देखिए संसद या पार्लियामेंट, हम उस बिल्डिंग को समझे अगर तो ये हमारी गलतफहमी होगी अब, क्योंकि अब हम 11th में आप आ गए, लीगल पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के बच्चों के लिए भी ये बहुत सही चीज है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट उस बिल्डिंग को नहीं बोलते हैं। पार्लियामेंट वहां पे जो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बैठते हैं, जो चुनाव में जीत करके जाते हैं, उनको बोलते हैं। जो एमपीज बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको मिला करके हमारा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, अब वो कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी आप लोग, आई होप आपको एमपीज और एमएलएस का डिफरेंस पता होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, एमएलएस जो हमारे स्टेट्स के विधायकी चुनाव में चुन के जाते हैं वो कहे जाते हैं, वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। और जो जनरल चुनाव होते हैं, जो प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है, देश का पूरा होता है, उसमें सांसद जिसमें चुने जाते हैं वो एमपीज कहे जाते हैं। ठीक है, तो सारे एमपीज कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में। ये जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव जो होता है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या लेजिस्लेचर बोल देते हैं, सीधे लेजिस्लेचर बोल देते हैं। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, आप चाहें तो लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए उनके मेंबर्स कहे जाते हैं एमएलए, और इसीलिए ये मेंबर्स कहे जाते हैं एमपी। ठीक है, राइट। अब आपके दिमाग में अगर एमएलसी वगैरह आ रहा होगा कि ये क्या होते हैं, तो सब चीजें किसी आगे वीडियो में जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको सब कुछ क्लियर करूंगा मैं, उसके बारे में बिल्कुल चिंतित मत रहिए। तो इतना आप जान लीजिए कि लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, उसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, लोग चुन के अपने एमपी या एमएलए भेजते हैं और उनका काम होता है, क्या कहते हैं, उनके लिए कानून बनाना, नियम और कानूनों को ड्राफ्ट करना। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और इन्फॉर्मेशन रख लीजिए आप, जो पार्लियामेंट वर्ड आया ये फ्रेंच वर्ड पार्ल से आया। पार्ल जो है आपका ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है टू असेंबल। इसका मतलब होता है टू असेंबल, लिख भी लीजिए आप। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, आपको में भी कहीं एमसीक्यू वगैरह में मिल जाए, नहीं भी मिले तो आप जानकारी रखिए। टू असेंबल, पार्ल मतलब असेंबल, तो जहां सब लोग असेंबल होते हैं वो पार्लियामेंट वर्ड यहाँ पर हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके देखते हैं कि इनके काम क्या क्या है। ठीक है,
तो अभी इनके एक फंक्शन पढ़ेंगे और इससे इनके एक चीज़ों को समझेंगे। तो पहला जो फंक्शन आपके बुक में दिया गया है, पहले उसी को समझ लेते हैं। जो पहला फंक्शन आपके बुक में अकॉर्डिंग टू हेडिंग बता रहा हूं मैं, एक्सप्रेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग विल ऑफ स्टेट एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज। एक्सप्रेसिंग एंड formulating will of state and enactment of laws। ये दिया गया है पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हेडिंग कहती क्या है। एक्सप्रेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग, ये तो समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस करना और उसको फॉर्मुलेट करना। किस चीज को? विल ऑफ स्टेट। अब यहाँ विल ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट है एक कन्फाइंड बाउंड्री में कुछ लोग हों, उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट हो और वो सॉवरेन हो, उसको हम स्टेट बोल देते हैं। तो यानी विल ऑफ स्टेट मतलब विल ऑफ पीपल। यहाँ पे हम समझेंगे इसको विल ऑफ पीपल, मतलब जो देश की जनता है, राष्ट्र की जो जनता है, उसकी क्या इच्छा है उसको जानना समझना पहले तो, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वहां गए ही हैं हमको रिप्रेजेंट करने। उसको एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना मतलब वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ये एक्सप्रेशन वाला काम होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, ठीक है। जैसे ही हमारे पार्लियामेंट में किसी को भी लगता है कि हाँ हमारी देश की जनता चाहती है कि अगर डॉक्टर्स ज्यादा फीस लेते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी अगर ज्यादा फीस ले रहे हैं तो वो फीस कम की जानी चाहिए। तो अगर किसी को महसूस हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम तो आ रही है, तो उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा कि आप प्राइवेट डॉक्टर भी हैं तो आप 200 रुपए से अधिक फीस नहीं ले सकते हैं। तो उसको समझना और फिर उसको एक्सप्रेस करना। तो पहले पार्लियामेंट में उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, बिल्स इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट क्या करना कैसे था, इसके बाद का ये सिस्टम आता है फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट करना मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि मेकिंग अ लॉ, मेकिंग इट अ लॉ, मेकिंग इट अ लॉ। ये इनैक्टमेंट ऑफ लॉज या मेकिंग इट अ लॉ, ये लगभग एक ही चीज हो गई कि पहले एक्सप्रेस करके उसको लॉ बनाइए और फिर उसको इनैक्ट करिए। इनैक्ट करिए मतलब उसको लागू करिए आप, ठीक। तो ये दो चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, इंट्रोड्यूसिंग बिल्स देन मेकिंग इट अ लॉ, ठीक है। अभी दो स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है। जैसे ही किसी भी एमपी को ये महसूस होता है कि हाँ ये एक जनता चाहती है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो वो उसको पार्लियामेंट में सबके सामने रखेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। और जब वो इंट्रोडक्शन फॉर्म में होता है तो उस चीज को हम बिल कहते हैं, उस चीज को हम बिल कहते हैं। और पास होने के बाद वो लॉ बनता है। ये चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए, बिल पास्ड बिकम्स अ लॉ। जब तक बिल पास नहीं होता है तब तक वो लॉ नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं बिल्स पे। बिल्स क्या होते हैं भाई? देखिए बिल मतलब सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है, तो उसका एक पूरा ड्राफ्ट बनता है। वो जो भी एमपी होंगे जिनको भी लगता है ये चीज कि हाँ ये मुझे पार्लियामेंट में उठाना चाहिए इस सब्जेक्ट को, वो उसको एक ड्राफ्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। और जब वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उस वक्त तो बिल कहा जाता है, अभी वो लॉ नहीं कहलाता है, ठीक है। ये पहली चीज। वो लॉ कब बनता है? जब वो पास हो जाता है। पास हो जाना मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये आप लोग जानते होंगे, और तीसरे पार्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट हमारा बनता है किन तीन पार्ट्स, तीन लोगों को मिला करके, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा टॉपिक दिमाग में आया मेरे, ये मुझे पहले बताना चाहिए था बट थोड़ा स्किप हो गया था, कोई बात नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट। तो जब तीनों पास कर देते हैं तब वो लॉ बनता है, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। अब हम देखते हैं बिल्स। ये बिल्स जो है ये भी कई तरह के होते हैं, ठीक। इनका डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो जो पहला डिवीजन होता है वो होता है ऑन बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑन बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑन बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है।
दो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए पूरे पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठते हैं ना, वो दो पार्ट में बटे होते हैं। एक तो सारे एमपी हैं, और उनमें से कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहे जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहे जाते हैं, या सिंपली मिनिस्टर्स बोल देते हैं हम उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी, जैसे रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ये सभी क्या किसमें आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। तो अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी व्यक्ति अगर बिल लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। उसको क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। दूसरा आपका कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, ये इनके अलावा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा बाकी कोई भी सांसद अगर इस बिल को लेकर आएगा तो उसको हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे मान लीजिए अभी भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है हमारे इंडिया में, ठीक है, अब उसमें जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाजपा का कोई भी एमपी वो गवर्नमेंट बिल करना है ना, भाजपा के बहुत से ऐसे एमपी हैं, बीजेपी के, एनडीए कह लीजिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं वहां पे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, वो भी अगर ले आएंगे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल में ही जाएगा। और बाकी तो प्राइवेट मेंबर बिल आपको क्लियर ही है, कोई भी जो लेकर आता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये पहला डिस्टिंक्शन है ऑन बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं हम। दूसरा डिस्टिंक्शन आपका है ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिल। बिल का नेचर क्या है? ठीक, बिल किस तरह का है? तो एक नेचर होता है इसका मनी बिल, एक होता है मनी बिल, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल। ठीक, मनी बिल मतलब वो सारे बिल्स या वो सारे सब्जेक्ट्स जो किसी भी तरह से देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के रुपए पैसे के लेन देन से आधारित हो, जैसे टैक्स रेजिम चेंज करना है, कंसोलिडेशन फंड के लिए कोई नियम बदलना है, या सरचार्जेस इंट्रोड्यूस करने हैं। जैसे जीएसटी था आपका, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था टैक्सेशन पॉलिसी हमें चेंज करनी थी। ठीक है, ऐसे कोई भी चीजें, ठीक, टैक्स या रेवेन्यू से रिलेटेड जो होता है वो मनी बिल में आता है, टैक्स या रेवेन्यू से रिलेटेड। अब यहाँ पे लिख भी लीजिए, टैक्स एंड रेवेन्यू। इसके अलावा जो भी सारे आते हैं, ऑल अदर्स, वो सारे आपके कहे जाते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत आराम से क्लियर है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल नंबर 107 और 108 ये आपके होते हैं ऑर्डिनरी बिल के लिए, और आर्टिकल नंबर 109 और 110 ये होते हैं आपके मनी बिल के लिए। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में जनरली टीचर्स कई बार पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक, चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल सब आपको हमने बता दिया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अब इसके बाद बारी आती है मेकिंग इट अ लॉ। अब ये लॉ कैसे बनता है, ये वाला प्रोसीजर अब हम समझ लें। पासिंग अ बिल, पासिंग अ बिल, बिल कैसे पास होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, इसको पहले इंट्रोड्यूस करना है, ये तो आपको पता चल गया है, इंट्रोडक्शन। बिल पहले इंट्रोडक्शन इसका होता है, और ये इंट्रोडक्शन किसी भी हाउस में हो सकता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। अगर ऑर्डिनरी बिल है, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इसको आप डायरेक्टली ले जाके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी हाउस का मेंबर, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या वो लोकसभा का हो, वो अपने हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कर देगा, और उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक, ये समझिए इस चीज को। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मान लेते हैं राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे पास हुआ, यहाँ से पास होकर फिर लोकसभा में जाएगा। पास कैसे होता है वो भी आगे के टॉपिक्स में हम समझ लेंगे। मेजॉरिटी होती है, वोटिंग वगैरह होती है, तो वो भी यहाँ पर वो नहीं समझना है, आप लोगों को भी ये समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से पास होकर लोकसभा में गया। ठीक,
और इन दोनों के बाद वो आ जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से किसी में भी जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। लेकिन जब यहीं पे मनी बिल की बात करेंगे, जब हम मनी बिल की बात ले आएंगे तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेट है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा पास होके, और उसके बाद आपका ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर फर्दर कंसेंट। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं फिर से बता देता हूँ जनरल प्रोसेस क्या है मनी बिल पास करने का, कोई भी बिल पास करने का। लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वहां से जो भी हाउस में आया उसके बाद दूसरे हाउस में गया और फिर प्रेसिडेंट के पास। ये ऑर्डिनरी बिल के लिए। और मनी बिल के लिए सेट नियम है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, फिर वो वहां से वो कंसेंट भेज देते हैं तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो एक और आप आर्टिकल नोट कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 111 प्रेसिडेंट के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में ये नियम दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास बिल कंसेंट के लिए जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि लोकसभा से राज्यसभा के पास आ गया, अगर वहां से फिर वो वापस नहीं उसको पास करके भेज रहे हैं, या प्रेसिडेंट ने अपने पास रख लिया, कह रहे हैं कि हम कंसेंट नहीं देंगे, तो इन केसेस में लोकसभा की क्या पावर्स हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक, और ये आर्टिकल आप याद कर लीजिए। आई होप ये भी क्लियर है आपको कि ऑर्डिनरी बिल का क्या प्रोसेस होता है और मनी बिल का क्या प्रोसेस होता है पास करने का। ठीक है, तो हमने अब तक 4 आर्टिकल देख लिए हैं। 107 देख लिया है हमने, 108 देख लिया है जो आपके ऑर्डिनरी बिल के लिए होते हैं, 109 और 110 आपके मनी बिल के लिए होते हैं, और 111 आपका ये प्रोसेस जिसमें प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए भेजते हैं। एक और आर्टिकल आप जान लीजिए 112। हमारे 112 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बजट। आप सुनते होंगे कि सरकार फरवरी के महीने में अक्सर बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, जो भी गवर्नमेंट होती है उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, बजट मतलब सरकार के पास क्या क्या पैसे आने वाले हैं अगले आने वाले साल में, मतलब 1 अप्रैल से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बजट हमेशा फ्यूचर बेस्ड होता है। क्या क्या पैसे आने वाले हैं, मतलब क्या क्या रेवेन्यूज आने वाले हैं, और क्या कहाँ कहाँ सरकार क्या क्या खर्च करेगी, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स है, उसका एक आप समझ लीजिए कि एक एस्टिमेट बताती है सरकार। ठीक, उसको बजट बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। बहुत ध्यान से इस चीज को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा एक्सप्रेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग विल ऑफ स्टेट एंड एनेक्टमेंट ऑफ लॉज। पहला फंक्शन आपका जो होता है ये। अब हम दूसरा देखते हैं। Ensuring accountability of executives. Ensuring accountability of executives. यहाँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या जिम्मेदारी लेना। तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव आपको पता होगा कौन लोग हैं, जो बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों के लिए। तो एग्जीक्यूटिव अपने काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लेना उनका काम है। और इसको इंश्योर कौन करता है, लेजिस्लेटिव करता है। ठीक, मतलब एग्जीक्यूटिव की जो जिम्मेदारी है स्टेट के प्रति, उसको इंश्योर करना लेजिस्लेटिव का काम है। अब ये एग्जीक्यूटिव्स होते कौन है, देखिए एग्जीक्यूटिव सबके शुरू हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ये टॉप मोस्ट लोग होते हैं हमारे देश के एग्जीक्यूटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनके नीचे इनके सेक्रेटरीज होते हैं, या उनको हम ब्यूरोक्रेट्स भी कह देते हैं कई बार। ब्यूरोक्रेट्स जो ये आपके सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो होते हैं, ये स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। और फिर उनके नीचे उनके पूरे एजेंसीज आ जाती हैं। एजेंसीज मतलब जिसको हम ऑफिसेस के नाम से जानते हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब, जैसे अगर आप हम ले लें एजुकेशन विभाग को ले लें, तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे या होंगी वो सबसे ऊपर, उसके नीचे जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह होंगे, उनके काम उनको इम्प्लीमेंट करते होंगे वो,
और फिर उसके नीचे पूरे देश में जहाँ जहाँ उनकी जो एजेंसीज हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, या आपके स्टेट में आपके बोर्ड्स हैं, या एनसीईआरटी जो काउंसिल है, हाँ, ये सब इन्हीं के अंतर्गत ऐसे आते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, तो उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी सर ने एग्जीक्यूटिव से बता दिया, और अभी कुछ देर पहले बता रहे थे जब हम प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेजिस्लेटिव का पार्ट बता रहे थे, अभी तो एग्जीक्यूटिव बता रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये दोनों में आते हैं। ये आपके लेजिस्लेटिव के भी मेंबर हैं एज एमपीज, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो वो एमपी तो है ही, तो लेजिस्लेटिव के तो मेंबर है ही ना। कोई बिल आएगा तो उसमें वोटिंग वगैरह तो करेंगे ही वो, इसलिए वो लेजिस्लेटिव भी है, कानून बनाने में उनका योगदान है। और वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं एज मिनिस्टर्स। एज मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं, टॉप मोस्ट। इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सारे एमपीज एग्जीक्यूटिव में नहीं आते हैं। कौन से? जो एमपीज मिनिस्टर होते हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक। और वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के पार्ट होंगे, और जो सिर्फ एमपी है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव का पार्ट होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, चाहे तो अपने लैंग्वेज में आप कहीं पे इसको नोट भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो भाई एग्जीक्यूटिव जनता के लिए काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जवाबदेही ये इंश्योर करते हैं। कैसे करते हैं ये इसको इंश्योर? ये आपके दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) में। कहा दिया है? आर्टिकल 75(3) में दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे उसको इंश्योर करना है कि वो अकाउंटेबल हैं टुवर्ड्स द स्टेट, ठीक। अभी आर्टिकल 75(3) में क्या कहा गया है कि जो हमारा लोकसभा है, जो हमारा लोकसभा है, वो इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अगर पाता है कि ये लोग कहीं पे अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो एज अ होल हमारी पूरी लोकसभा इनसे क्वेश्चन पूछ देती है कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये अपने पक्ष रखते हैं। फिर जनरली ये सारे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसी के मेंबर होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपने ऑपोजिशन के लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये पूछ देते हैं जब, तो उसके बाद वो अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद उसको होता है कि चलिए भाई ना हम सही ना आप सही, वोटिंग करा लेते हैं। और जो ये वोटिंग वाला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कई बार इसको एक वर्ड होता है फ्लोर टेस्ट, उससे भी इसको डिनोट करते हैं, फ्लोर टेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें चेक किया जाता है कि क्या सरकार के कामकाज से पूरा पार्लियामेंट संतुष्ट है कि नहीं, और उसको चेक करने के लिए पूरे पार्लियामेंट की वोटिंग कराई जाती है। अगर ये मेजोरिटी पा जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अगर ये मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं पाते हैं तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में चले जाते हैं और सरकार गिर जाती है, ठीक है, तुरंत सरकार गिरा दी जाती है और फिर नया चुनाव होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। अब इनका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है उसको क्या नाम दिया गया है? लेजिस्लेचर्स जुडिशरी फंक्शन। तो आपकी बुक में इसकी हेडिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है, बट ये मिल जाएगा आपको, जुडिशरी फंक्शन या जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन क्या होता है? न्याय करना, ये देखना कि अगर आप गलत हैं तो आपको सजा देना, ठीक। थोड़ा बहुत ये वाला काम भी ये लोग करते हैं, बहुत कम केसेस में, बहुत कम केसेस में। वो केसेस क्या हैं? इम्पीचमेंट ऑफ, ठीक है। अब पहले हम समझ लें इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल, किसी को किसी के पद से हटा देने को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक। और ये बस कुछ ही लोगों के लिए हमारे देश में यूज होता है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज नहीं होता। और जिनके लिए यूज होता है उनको हटाने का काम लेजिस्लेचर करता है, ठीक। और चूंकि गलत पाए जाने पे, उनको दोषी पाए जाने पे उनके पद से हटाया जा रहा है पोस्ट से, इसलिए इसको जुडिशियल फंक्शन में डाल देते हैं। किसको किसको ये लोग करते हैं इम्पीच? आपके प्रेसिडेंट हो गए, ठीक, आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए,
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर आपके हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और फिर आपके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ECI है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में चुनाव कराता है। ये पंचायती चुनाव छोड़ करके सारे चुनाव यही कराता है। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो चीफ अधिकारी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको इतने लोगों को अगर उनके पोस्ट से हटाना है, अगर पाया गया कि ये कुछ गलत काम किए हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो पूरा काम हमारे पार्लियामेंट में ही होता है। तो इसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट एज अ जुडिशरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्यों जुडिशरी फंक्शन कहते हैं ये समझना आपको ज्यादा जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो चौथा फंक्शन हमारा आता है लेजिस्लेचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन से तो रिलेटेड इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एग्जीक्यूटिव इनका पार्ट ही है, बट वो चूंकि एग्जीक्यूटिव में चला जाता है इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये एज अ होल पूरा पार्लियामेंट क्या करता है वो चीजें हम देखेंगे। तो पहला काम ये क्या करते हैं, पहला काम जो करते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देश के प्रेसिडेंट को ये लोग चुनते हैं। ठीक है, पहला काम ये क्या करते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन लोग करते हैं मिल करके, ये आप नोट कर लीजिए। इसमें आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो, LA ऑफ स्टेट्स, इसके मेंबर्स ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, इतने लोग मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। दूसरा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसमें लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर चुनाव करते हैं। इसमें LA ऑफ स्टेट्स हट जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स VP वाले चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शंस। फिर आपका तीसरा आ गया, लोकसभा इलेक्ट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। अब देखते होंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बैठते हैं जब भी पार्लियामेंट का कार्य चलता है, तो कुर्सी पे बैठे होते हैं जो लोगों को बोलने से रोकते हैं, बोलने का परमिशन देते हैं वो लोग, तो इसको चुनते हैं ये लोकसभा वाले। और इसी में आप जान लीजिए दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की जब हम बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये कंट्री के लिए हो गया और ये स्टेट्स के लिए हो गया। ठीक है, फिर चौथा फंक्शन, राज्यसभा इलेक्ट्स डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे आपके लोकसभा में जो वो अधिकारी बैठते हैं उनको हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं, वैसे ही राज्यसभा में उनको हम चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं। तो डेप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा इलेक्ट करता है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, या ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राज्यसभा का इक्विवेलेंट देशों प्रदेशों में जो होता है, राज्यों में, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है। ठीक है, वो भी इलेक्ट करते हैं अपना चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, वो दोनों इलेक्ट करते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे दोनों नाम दिए गए हैं, यहाँ पे स्पीकर डेप्यूटी, यहाँ पे स्पीकर डेप्यूटी। यहाँ पे आप देखेंगे राज्यसभा में सिर्फ मैंने डेप्यूटी चेयरमैन लिखा है, मैं भूला नहीं हूँ, चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, क्यों इलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यही हमारे देश का चेयरमैन होता है राज्यसभा का, डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शंस ऑफ
लेजिस्लेचर एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इनके कौन कौन से होते हैं वो ये आपके हो गए। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको लेजिस्लेटिव ऑर्गन गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दें कि ये पॉइंट या ये टॉपिक एक बार और बता देना है, तो उसका छोटा मोटा वीडियो बना करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। अगले वीडियोज़ में हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद फॉर वॉचिंग द वीडियो।